आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार ने आज अच्छी शुरुआत के बाद अपनी तेजी गंवाई है और ऊपरी स्तरों से फिर से प्रेशर बिल्ड होते हुए देख रहे हैं निफ्टी पर। करीब करीब 125 अंकों के आसपास की गिरावट है। हालांकि निफ्टी बैंक 100 अंकों की तेजी पर कारोबार कर रहा है, लेकिन बाजार में आज की गिरावट के पीछे जो बड़ा हाथ है वो है आईटी शेयरों का। निफ्टी का आईटी इंडेक्स 9 महीने के निचले स्तर पर है। बेयर मार्केट में स्लिप हो गया है क्योंकि हाल फिलहाल जो शिखर बना था दिसंबर में, वहां से करीब करीब 20 से 21% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। इन्फोसिस, विप्रो, ये दोनों शेयर 5% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहे हैं और 13 दिसंबर से अब तक अगर देखें तो इन्फोसिस और टीसीएस दोनों के दोनों शेयरों में 20% से ज्यादा गिरावट हो चुकी है। और जो भी बड़े आप नाम सुनेंगे आईटी में, सबकी गिरावट 20, 25, 30% के आसपास तक की है। तो वहां से कंसर्न्स बिल्ड हो रहे हैं और ये कंसर्न इसलिए है क्योंकि अमेरिका में मंदी की बातें हो रही हैं। वहां पर स्पेंडिंग कंपनियों की घटने की आशंका जताई जा रही है और आईटी को लेकर जो अपग्रेडेशन पर जो कंपनीज खर्च करती हैं, शायद थोड़े से अपने हाथ सिकोड़ के रखें। इस बात की आशंका से आईटी शेयरों में गिरावट आज हावी होती हुई दिख रही है। इंडसइंड बैंक कल की बड़ी पिटाई के बाद कल 27% शेयर गिरा था। आज हल्की सी रिकवरी, हम कहेंगे हल्की इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल बड़ी गिरावट थी। आज 4% की मजबूती है, लेकिन इस 4% के साथ ही ये शेयर है निफ्टी का टॉप गेनर और उसके पीछे हम देख रहे हैं कि कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक में भी 1.5 से 2.5% के आसपास की मजबूती है। लेकिन शो में आगे बढ़ने से पहले आपको जरा ये बता देते हैं कि आज मिड कैप का, स्मॉल कैप का हाल क्या है। निफ्टी मिड कैप 100 की अगर हम बात करें और निफ्टी स्मॉल कैप 100 की, तो वहां पर भी हम प्रेशर देख रहे हैं और उस प्रेशर के चलते ब्रॉडर मार्केट में भी हम दबाव ही देख रहे हैं। करीब 1900 शेयर आज कमजोरी वाले हैं और सिर्फ 700-750 शेयर आज कर रहे हैं मजबूती के साथ कारोबार। तो ब्रॉडर मार्केट से संकेत जो हैं वो नरमी के ही हैं। एक काम करते हैं, ये इंडेक्स का हाल आपके सामने है। 1.5% के आसपास गिरावट निफ्टी मिड कैप 100 में दिख रही है। एक बार जरा मिड कैप के चढ़ने और गिरने वाले शेयरों की सूची आपके सामने लेकर आएंगे और उसके बाद अपने एक्सपोर्ट को जोड़कर आपसे आपके लिए इंडेक्स का व्यू लेंगे और आपके लिए बेहतरीन हम ट्रेड्स के मौके भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मिड कैप वाले शेयरों में अगर हम तेजी की बात करें तो आज आप देखिए भारत डायनेमिक्स है, फोर्टिस हेल्थ है, बंधन बैंक, एचपीसीएल, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज आपको तेजी देखने को मिलेगी। देखिए ये जो एचपीसीएल है, ठीक है, एचपीसीएल में थोड़ी सी हम आज प्रॉब्लम थोड़ी बनते हुए देख रहे हैं। आगे इन शेयरों को और चेक कर लेंगे, लेकिन चलिए अपने एक्सपोर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ आज जुड़ गए हैं आपको गाइड करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीना स्वदेश पर। चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं सीधे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। राजेश जी, ऐसा लगा कि कल की जो रिकवरी थी आज वो काम आ जाएगी बाजार के। शुरुआत भी उसी तर्ज पे हुई लेकिन वो टिक पाई नहीं। मतलब रोज कोई ना कोई विलन बन जाता है। आज आईटी स्टॉक्स विलन बने हुए हैं। आप जरा बताइए कि निफ्टी में क्या करें। 22,300, 22,400 के नीचे है। कोई पुलबैक वाला ट्रेड लेना है आखिरी के 3 घंटे के लिए? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो देखिए, आज जिस तरीके से हायर साइड से सेलिंग बनी मार्केट में और हम 22,400 के नीचे भी फिसले, तो यहाँ पे डेटा में जो चेंज हुआ है वो 22,400, 500 ये स्ट्राइक पे काफी एडिशन कॉल राइटर्स का देखने को मिला है। तो हमें लगता है दायरा ऊपर का थोड़ा सीमित होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 22,400 से 450 एक सप्लाई जोन रहेगा इस पुलबैक का, अगर आता भी है तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक है, तो सेल ऑन राइज ही रखेंगे। 22,450 स्पॉट पे स्टॉप लॉस है। तो अगर पुल बैक मिलता है थोड़ा 22,400, 415 की तरफ, तो शॉर्ट करें। और डाउन साइड में हमें लगता है ये 22,350 से लेके 22,300 वापस आते हुए दिख सकता है। तो 22,450 के स्टॉप लॉस से निफ्टी में तो शॉर्ट करने की सलाह है। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 48,000 से लेके 48,300 ये पूरे जोन में कॉल राइटर्स एक्टिव है और यहाँ पे राइटिंग पोजीशंस ऐड होते हुए दिखी। तो ये लेवल पे भी सप्लाई जोन बना हुआ है। बैंक निफ्टी में अगर ये पुल बैक थोड़ा बनता है और 48,100, 150 की तरफ आता है, तो वहां पे शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रखे करीब 48,300 का। डाउन साइड में 47,800, 47,600 स्पॉट पे हमें लगता है वापस आते हुए दिखेगा। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी दोनों इंडाइसेस में है।
ठीक है, आपके लिए सेल और राइज दोनों के दोनों इंडेक्स में उछाल पर बिकवाली की सलाह है राजेश जी की तरफ से। राजेश जी, स्टॉक स्पेसिफिक कैसे फिर ट्रेड करें, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? मदद कीजिए सर लोगों की। तो देखिए मिड कैप स्टॉक्स में देखिए पूरा मार्केट में तो अल्टीमेटली जिस तरीके से मार्केट गिरे हैं पिछले 5-6 महीनों में, तो काफी स्टॉक्स में डैमेज हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं मिड कैप स्पेस में जो कि अभी भी एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला है, और एक यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो बुलिश सेटअप ही इंटैक्ट है। तो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है कावेरी सीड्स का KSCL, हमें पसंद आ रहा है। यहाँ पे अगर हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है। तो ये स्टॉक का स्ट्रक्चर इस तरीके के मार्केट में भी बुलिश है। तो हमें लगता है ये स्टॉक पे फोकस किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट कावेरी सीड्स में जो बन सकते हैं वो करीब हो सकते हैं 1140 1155 की तरफ। तो कावेरी सीड्स बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1045 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है अवंती फीड्स। ये स्टॉक भी कंफर्टेबली अपने सारे ही नियर टर्म शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इस स्टॉक में भी अगर हम देखें तो सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। डेली वीकली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक में एक स्ट्रेंथ है। तो अवंती फीड्स भी हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। 870 के टारगेट हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 785। ठीक है, अवंती फीड्स के लिए 870 का टारगेट, 785 रुपए का स्टॉप लॉस, या आप स्टैंपिंग कर दीजिए, इनके टारगेट स्टॉप लॉस डाल डाल दीजिए। और कावेरी सीड के लिए स्टॉप लॉस होगा 1045 का। टारगेट क्या बताया राजेश जी आपने? उसके टारगेट होंगे 1140 से 1155 की तरफ। ठीक है, 1140 से लेकर 1155 रुपए तक के टारगेट आपके कावेरी सीड्स के होंगे। तो सीड और फीड, ये दो कॉम्बो राजेश जी लेकर आए हैं आपके लिए, स्पेशली मिड कैप वाले शेयरों से। आईटी की जरा बातचीत करते हैं राजेश जी, क्योंकि इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, मतलब जो भी नाम उठा लीजिए, निफ्टी आईटी में 10 स्टॉक हैं और 10 के 10 शेयर गिर रहे हैं। अमेरिका में रिसेशन की चिंता है, कंपनीज वहां पर स्पेंडिंग शायद थोड़ा संभल संभल के कर रही हैं। तो बैंकिंग, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, हाईटेक, ये जो सेगमेंट्स हैं वहां पर केपेक्स की वैसे दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ स्लो डाउन उसमें जरूर दिख रहा है। आप जरा ये बताइए कि बाय ऑन डिप्स कहीं करना है या फिर अभी किनारे रहें, अभी शेयरों को देखें? अभी बाय ऑन डिप्स तो नहीं करना है, थोड़ा वेट ही करें, क्योंकि जिस तरीके से कंसर्न्स रिसेशन की वापस बनते हुए दिखी है, तो ये एक काफी नेगेटिव है आईटी स्टॉक्स के लिए, पूरे सेक्टर के लिए। स्ट्रक्चरली भी देखें तो निफ्टी आईटी यहाँ पे अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे डेली चार्ट पे काफी वीक स्ट्रक्चर बन चुका है। 200 डे मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली ब्रेक डाउन यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, और उसके बाद कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि एक सप्लाई बनते हुए दिखा है। निफ्टी आईटी के सारे ही लार्ज कैप स्टॉक अगर हम देखें, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये सारे स्टॉक्स 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुके हैं, और वहां पे एक सस्टेन सप्लाई प्रेशर उसके नीचे यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है निफ्टी आईटी और आईटी से रिलेटेड सारे स्टॉक अभी एक वीक जोन में ट्रेड कर रहे हैं अभी, और यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्लोबल कंसर्न जिस तरीके से बनी हुई है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आईटी स्टॉक्स पे रहता है। तो अभी थोड़ा वेट ही करें। यहाँ पे हमें लगता है और फर्दर डाउन मूव एक्सटेंड होगा। तो अभी यहाँ पे बाय करने की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, निफ्टी आईटी में और वीकनेस बन सकती है। ठीक है, निफ्टी आईटी में और भी यहाँ से वीकनेस बन सकती है। आप देखेंगे कि 2025 की अगर बात करें तो निफ्टी का आईटी इंडेक्स करीब 13-14% गिर गया है, और इस साल अगर आप रियल एस्टेट के इंडेक्स को छोड़ दें तो निफ्टी आईटी सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स है। एक और शेयर की बात करते हैं जो काफी ज्यादा गिरावट का शिकार हुआ था और 52 हफ्ते के निचले स्तर से थोड़ी रिबाउंड की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, शेयर का नाम है टाटा मोटर्स। 1179 इसका 52 वीक हाई है, और वहां से गिरते 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 ये शेयर आ गया था 606 रुपए पर, यानी कि करीब करीब आधा। कुछ दिनों से देखने की इसमें तेजी बनी है। आज भी ये निफ्टी के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में शामिल है, हालांकि तेजी सीमित है, 2% के आसपास की ही तेजी है। एक एनालिस्ट बैठक की गई है
और जेएलआर को लेकर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रही है वो काफी बुलिश रही है। उसके बाद ब्रोकरेज का भी भरोसा थोड़ा सा बढ़ा है कंपनी को लेकर। क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, मैनेजमेंट ने क्या कहा है, ये जरा समझते हैं। हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ऑटो सेक्टर को बहुत ही करीब से ट्रैक करती हैं। सृष्टि, बताइए, एनालिस्ट मीट से निकला क्या है? क्या कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा यहां से शेयर में? जी हाँ, टाटा मोटर्स पे फोकस है क्योंकि कंपनी की एनालिस्ट मीट हुई थी जिसमें कि 5 बड़े की टेकअवेज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले उनका जेएलआर का बिजनेस, जहां पर पिछले 9 महीने में अगर जेएलआर का इबिट मार्जिन देखें तो उस पर कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स के चलते प्रेशर था और ये भी काफ़ी अनसर्टन हो रहा था कि पूरे साल में जो उन्होंने 8.5% की मार्जिन गाइडेंस दी है कहीं वो अचीव करेंगे या नहीं। तो उस पर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन और अपना भरोसा फिर से जताया है कि वो अपनी मार्जिन गाइडेंस को पूरी तरीके से मीट कर सकते हैं। इसके अलावा हालांकि आने वाले टाइम के लिए जो ग्रोथ आउटलुक है वो इतना अभी उत्साहजनक नहीं है क्योंकि टैरिफ को लेकर, डिमांड को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जहां पे कंपनी का कहना है कि यूएस टैरिफ के चलते जो इम्पैक्ट होगा वो कंपनी कॉस्ट सेविंग या फिर प्राइस हाइक्स को लेकर जो है पूरा करने की या उसकी भरपाई करने की कोशिश करेगी। वहीं अगर डिमांड आउटलुक की बात करें तो फिलहाल यूएस की जो डिमांड है वो होल्ड अप कर रही है। साथ ही चाइना, जो कि एक बड़ा मार्केट है टाटा मोटर्स के लिए, वहां पर थोड़ी उथल पुथल जरूर है और थोड़ी चीज़ें जो हैं ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही हैं। अब बात करें इनके इंडिया बिजनेस की तो वहाँ पे भी कंपनी की डबल डिजिट इबिट मार्जिन गाइडेंस जो उन्होंने पहले दी थी उस पर डटे रहने की उन्होंने पूरी अपनी कोशिश जताई है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि आने वाले जो नए लॉन्चेस होंगे उसके चलते सेल्स को सहारा ज़रूर मिल सकता है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे भी पॉजिटिव आउटलुक है। तो अगर पूरी तरीके से देखें तो फिलहाल चीज़ें ठीक लग रही हैं टाटा मोटर्स के लिए, पर वित्तीय वर्ष 2026 के लिए जो आउटलुक है वो इतना उत्साहजनक नहीं है। पर जी हाँ, स्टॉक इतना पिटने के बाद आज थोड़ा उछाल जरूर दिखा रहा है। ठीक है, तो कुछ अश्योरिंग कमेंट्स हैं मैनेजमेंट की तरफ से। काफ़ी ज़्यादा बीटन डाउन स्टॉक है। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करें तो जो पी प्राइस टू इक्विटी जो रेशियो है वो है 6 के भी नीचे, 5.78, तो सस्ता बहुत है। यहाँ से मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा खोने को होगा। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 606 रुपये तक गिरने के बाद थोड़े बहुत बाउंस दिखा रहा है। मौका बन सकता है, जो निवेशक है उनके लिए निश्चित तौर पर एक मौका बन सकता है। एक बार राजेश जी से इसका भाव चेक करवा लेते हैं। राजेश जी, थोड़ा लंबा देख के बताइएगा, अपनी दूरदृष्टि डालिए जरा शेयर पर और ये बताइए कि टाटा मोटर क्या थोड़े लंबी अवधि के लिए खरीदा जा सकता है या फिर आपको लगता है कि अभी खतरा टला नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट लेवल हर्डल पार हो जाए तभी इसको हाथ लगाना चाहिए? और तो देखिए, प्राइस एक्शन में अगर हम देखें, रिसेंटली स्टॉक ने 600 रुपए के आसपास एक बेस बना के वहां से एक पुल बैक दिया है। और अगर हम देखें तो इस वॉलेटिलिटी में भी यहाँ पे स्टॉक का जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा स्टेबल देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू बाय यहाँ पे इमर्ज होते हुए दिख रही है। आपने भी अभी जिक्र किया कि पी रेशो भी इसका अब 6 के नीचे, तो कहीं ना कहीं इसमें एक वैल्यू बाय यहाँ पे इमर्ज होते हुए दिख रही है। तो 600 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखना होगा अगर कोई यहाँ पे पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बाय करना चाहता है ये स्टॉक को। तो हमें लगता है कि यस, यहाँ से अगर ये 600 के लेवल को अब ब्रीच नहीं करता है डाउन साइड में, तो यहाँ पे ये स्टॉक के जो नेक्स्ट टारगेट बनेंगे हायर साइड के, वो करीब बनेंगे 740 770 की तरफ। तो थोड़ा बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखे, स्टैगर्ड बाय करे, 600 रुपए का स्टॉप लॉस फॉलो करे। अगर आपका थोड़ा लंबा नजरिया है तो हमें लगता है 740 770 के टारगेट इसमें बनते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। 600 का स्टॉप लॉस, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस 600 पर ही रखिए। उसके नीचे गया तो संकट फिर से बढ़ जाएगा। अदरवाइज ये शेयर तैयार है 740 770 तक की जर्नी के लिए। 660 रुपए का भाव है, तो यहाँ पे 80 रुपए 100 रुपए की आप तेजी, 110 रुपए की तेजी आप उम्मीद करके चल सकते हैं टाटा मोटर्स के शेयर में। की जो गिरावट है वो हो गई है करीब करीब 160 अंकों के आसपास की और निफ्टी बैंक ने अपनी पूरी की पूरी तेजी गंवा दी है करीब 300 अंकों के आसपास की और सपाट कारोबार हो रहा है, 17 अंकों के आसपास की हल्की सी तेजी है। इस बीच फरवरी में एसआईपी के डेटा आए हैं और एसआईपी 3 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। जहां देखिए हम लगातार प्रेशर देख रहे हैं और अभी आईटी की हम बात कर रहे थे कि दिसंबर से लेकर अब तक कितनी गिरावट आ गई है और म्यूचुअल फंड्स के जो निवेशक हैं उनका भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डिगा हुआ है, क्योंकि एक की बात करके एक इवेंट्स बीत गए, रिजल्ट सीजन बीत गया, उसके बाद
बजट पर नज़र थी, बजट भी था, आरबीआई का इवेंट आया, इवेंट भी ठीक ठाक था, उसमें कोई ये दिक्कत नहीं थी। दिल्ली इलेक्शन के नतीजे आए, वो सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में आए, तो सारी की सारी इवेंट्स आए, लेकिन बाजार का मूड अच्छा नहीं हुआ क्योंकि एफआईज की बिकवाली चल ही रही थी और उसके बीच में देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर टेरर शुरू कर दिया। फरवरी में जो एसआईपी इनफ्लो है वो है करीब करीब 26,000 करोड़ रुपए के आसपास का, और ये 26,400 करोड़ रुपए से घटकर 25,999 करोड़ रुपए का आंकड़ा है, मंथ ऑन मंथ फिगर है। तो ये गिरावट लगातार चल रही है और 3 महीने के निचले स्तर पर है। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों को नुकसान हो रहा है, बहुत सारे लोग रिडीम भी कर रहे होंगे, पोजीशन अनवाइंड कर रहे होंगे, अपने फंड से पैसे निकाल रहे होंगे, तो रिडम्पशन का प्रेशर भी थोड़ा बहुत आ रहा होगा। नए निवेशक आ रहे हैं निश्चित तौर पर, लेकिन ये जरूर है कि उस रफ्तार से नहीं आ रहे हैं जिस रफ्तार से हमें देखने की आदत होगी थी। अभी भी हालांकि काफी बड़ा आंकड़ा है ये, 26,000 करोड़ रुपए की एसआईपी कम नहीं होती है, बट ये कि हम बढ़ते हुए ट्रेंड देख रहे थे, इसलिए थोड़ी सी निराशा आपको हो रही होगी। लेकिन एक खबर ये भी है कि घरेलू स्टील इंडस्ट्री के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या अहम फैसले लेने वाली है, इस पर स्टील सेक्रेटरी संदीप पॉड्रिक से ईटी न्यूज़ स्वदेश ने खास बातचीत की है। सुनते हैं उनका क्या कहना है। जो वैश्विक चुनौतियां इस वक्त हैं और जो सिचुएशंस हैं, उसमें डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री के सामने कई तरह के ऐसे मसले हैं जिसको लेकर वो सरकार के पास आए हैं। सरकार कौन कौन से ऐसे स्टेप्स ले रही है ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है और हमारी स्टील इंडस्ट्री वैश्विक स्तर की है, अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि उनको अपने उत्पाद के लिए अच्छी कीमतें, जो कॉम्पिटिटिव कीमतें हैं, वो मिलें। इस दिशा में सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं। एक तो सरकार ने PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई है, जिससे कि भारत में स्पेशलिटी स्टील जो अभी बहुत नहीं बनता था उसको बनाने में मदद हो, और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। जो स्पेशलिटी स्टील की PLI 1 आई थी उसमें करीब 20 मिलियन टन की एडिशनल अतिरिक्त कैपेसिटी हुई थी। अब हमने दूसरा राउंड उसका किया है और उसमें भी करीब 16.5 मिलियन टन PLI में आएगा। इसके अलावा जो R&D के लिए भी हमने नए प्रयास किए हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री को मदद मिले रिसर्च और डेवलपमेंट में। तो ये सारे प्रयास हो रहे हैं कि स्टील इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव रहे, और चूँकि इंडिया में, भारत में ग्रोथ या उसका स्टील का जो कंजम्पशन हो रहा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो स्टील इंडस्ट्री का अभी भारत में काफ़ी अच्छा भविष्य में अच्छा उनका आधार होगा। एक क्वेश्चन सर, 25% टैरिफ जो यूएस गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं स्टील और एल्युमिनियम इंपोर्ट्स पे, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को? जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल भारत में करीब 145 मिलियन टन स्टील का उत्पादन हुआ, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारा करीब 7-8 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हुआ, और जहाँ तक USA की बात है तो हमारा एक्सपोर्ट 1 लाख टन से भी कम था। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस टैरिफ से, ये टैरिफ पहले भी था, उसमें एक एग्रीमेंट था, अब ये एक अलग ढंग से लगाया गया है, लेकिन चूंकि हमारा निर्यात बहुत कम है स्टील का USA को, तो इससे भारतीय स्टील इंडस्ट्री पे बहुत प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। एक आखिरी क्वेश्चन सर, स्टील मिनिस्टर ने कहा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। कई तरह के सेफगार्ड मेजर्स हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, अगर आप बता पाएँ कि वो कौन कौन से सेफगार्ड मेजर्स होगा जिस पर सरकार काम कर रही है? जो स्टील इंडस्ट्री है भारत की, उन्होंने एक डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ के यहाँ एक आवेदन दिया है कि जो स्टील इंपोर्ट हो रहा है कम कीमत पर, उस पर ड्यूटी लगाई जाए, सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाए। इसमें एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद अपना जो रिकमेंडेशन, अनुशंसा है, वो कॉमर्स विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को जाता है। तो वित्त मंत्रालय और कॉमर्स मंत्रालय इस पर निर्णय लेगा। ये पूरी प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है। नोडल मिनिस्ट्री के तौर पे आपके लिए वो ड्यूटी कितनी हो सकती है जो इंडस्ट्री के लिए? नहीं, ये इसमें चूंकि ये एक क्वासाई जुडिशियल या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो इसमें हमारा उस तरह का रोल नहीं है। ये DGTR ही उसको इन्वेस्टिगेट करके अपना रिकमेंडेशन है।
ठीक है, तो ये तमाम मुद्दे चल रहे हैं और स्टील इंडस्ट्री को लेकर भी कहीं न कहीं ये चर्चाएं चल रही थी कि क्या असर पड़ेगा, तो उस पर हमने सरकार से समझने की कोशिश की कि क्या स्टांस रहने वाला है और मौजूदा जो स्थिति है वो क्या चीज़ है। चलिए, इसी के साथ ये शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। राजेश जी, आपसे विदा लेंगे, शो को वाइंड अप करेंगे यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और तमाम शेयरों के साथ साथ बाजार पर भी अपना व्यू हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और उनकी बेहतरीन तरीके से मदद भी करने के लिए।